बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयाँ अगर जारी रहीं तो ईरान ने दो टोक मटोक मौक़िफ़ अपनाया है। मफाहमत, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ नहीं चल सकते। अगर कार्रवाइयाँ ना रोकी गई तो फिर तिबले जंग बजा दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ ईरान वहाँ पर जवाब दे रहा है जहाँ पर ईरान की तरफ से जहाँ पे ईरान की तरफ हमले किए जा रहे हैं। खित्ते में जहाँ पर फौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं, ईरान उनको निशाना बना रहा है। लेकिन ऐसे लगता है कि इस जंग का दायरा कार वसी हो सकता है। इसका खतरा अपनी जगह पर मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जनाब बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो शद्दोमत से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी और बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या हदफ है इस वक्त हुकूमत का, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए क्या उसके पास रोड मैप है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है जी, उन्होंने हुकूमत का रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों के तयन का जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है। इसको मुस्तरद करने की वजह क्या है और हुकूमत ने जो फैसला किया इसके पीछे मंतक क्या, कुछ उसकी बात भी करेंगे। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासी सूरत हाल है उसमें बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन राब्तों के लिए कोशिशें होती हैं, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं होती। ज़रा सी बातचीत होती है, टॉक शोज़ में बात होती है, कोई जीनत बन जाती है ख़बरों की ये बात, लेकिन आगे बढ़ती नहीं है। एक बार फिर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा वो स्पीकर से मिलेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में डायलॉग की स्पेस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूदा हुकूमत बातचीत करना चाहती है, नहीं करना चाहती? फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस मामले में बड़े एक्टिव रहे हैं बड़े अरसे तक, और उन्होंने एक बार फिर जो कोट लखपत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप कैद है उनसे मुलाकात की है, फिर सियासी हल की कोशिशों के लिए उनसे मदद भी मांगी और उन्होंने कहा कि ज़ोर दिया जाए तमाम मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। एक तरफ तो ज़ाहिर है कुछ थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है, दूसरी तरफ उसी वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई कोशिश करता है कि वो उनके लिए कोई बातचीत के दरवाजे खुलें, वहीं पे इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान साहिबा, जो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई क्योंकि उन्होंने इंडियन चैनल्स पे जाके बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए थे। एक बार फिर उन्होंने एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान की अफवाज और मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के हवाले से एक इंतहाई नामुनासिब गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ये एक सोचा समझा बयान था। वो इतनी नासमझ हैं, वो इतनी मासूम हैं कि बार बार उनसे ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं। और ये कहना कि उनका इमरान खान साहब की सियासत से और पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जाहिर है वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनकी तरफ से ऐसी बातों को जैसे भारतीय चैनल्स पर उछाला जाता है, जैसे डिस्कस किया जाता है, वो इतना तो समझ सकती हैं कि उनके इन बयानात से वो अपने भाई के लिए, अपने भाई की सियासत के लिए और इस मुल्क के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तो अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले, प्रोग्राम के पहले समय क्योंकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आइए ज़रा सुनते हैं कि नौरीन खान साहिबा ने ये जो ताज़ा बयान दिया है इसमें वो क्या फरमाती हैं। फवाद साहब, सबसे पहले तो ज़रा इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा का एक बयान जो अभी हमने सुनवाया भी है, उस पर मैं आपके कमेंट्स चाहती हूँ। ये सादगी है, ये बेवकूफ़ी है, ये क्या है कि वो बार बार इस तरह की हरकतें कर जाती हैं? आपको लगता है कि शी इज़ नाइव, वो क्या है? शी इज नाइफ, नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। ज़ाहिर है उनको उनको नहीं पता इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या नहीं है। और वो एक घरेलू औरत की तरह ही सोचती हैं। उनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं इल्म कि जो वो बात कर रही हैं उसका क्या मतलब है। हुँ। लेकिन ये तो बड़ी, आप देखें ना, पहले वो इंडियन चैनल्स पे गई थी, टाइमिंग वाज़ वेरी बैड। अगेन अभी इसकी टाइमिंग बहुत बुरी है। ज़ाहिर है वो इतनी तो अब पॉलिटिकल उनको सेंस हो जानी चाहिए। वो जेल में इमरान खान साहब से मिलने जाती रही हैं, पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, या इसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए? इसको ज़ाहिर है लोग तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे पीटीआई के पॉलिटिक्स से। देखिए, इमरान खान की बहनों का कोई बड़ा ताल्लुक है नहीं इमरान खान की पॉलिटिक्स से। इसीलिए आपको इमरान खान के दौर में उनकी बहनें जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आई, उनकी फैमिली कहीं नज़र नहीं आई। और आगे भी बड़ा मुश्किल है कि वो कोई पॉलिटिक्स में वो कोई उनका रोल होगा। ये तो इमरान खान की रिलीज़ तक ही मामला है जब तक है। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। इमरान खान के ऊपर इस तरह की कोई बात जो है उनकी आती नहीं। ये बात आपकी सही है
तो उन्हें चाहिए कि समझना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन उनके इर्द-गिर्द भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जिनको फ्रैंकली खुद भी कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि इसका मतलब क्या है, जो बात आप कर रहे हैं वो आगे इंटरप्रेट कैसे होगी, क्या चीज़ें होंगी, और फिर ये भी है कि उनकी बात जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ज़्यादा जो है वो भी हो जाती है रिपोर्ट। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको उन्हें समझ आनी चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता चलिए आप कह रहे हैं कि ताल्लुक़ नहीं इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब के लिए है वो, अब आप लोग एक बार फिर ज़ाहिर है पहले भी पीटीआई की बातचीत के लिए आप एक्टिव होते रहे हैं। आपने फिर कोट लखपत जेल में जो रहनुमा उनसे मुलाकात में मामलात को सियासी तौर पर आगे बढ़ाने की बात की है। स्पेस है इस वक्त सियासी तौर पर मामलात को आगे बढ़ाने की? देखिए, स्पेस फिलहाल तो नहीं है। हुक्मरानों की तरफ से तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं दी जा रही। ये मेरा ख़्याल है सिर्फ़ हमारी जो मीटिंग हुई है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की स्पेस बहुत है ही नहीं, कहना चाहिए। इसीलिए आप देख रही हैं कि बलूचिस्तान में एक मामला जिधर चल गए हैं, कश्मीर में जहाँ चले गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ चले गए हैं। तो ये इसी वजह से हो रहे हैं कि आपने स्पेस जो है वो बहुत स्क्वीज़ कर दी है। हुँ। पाकिस्तान कोई चीन तो है नहीं, ये कोई नॉर्थ कोरिया है नहीं। यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं, बहुत लाउड हैं लोग। हमारी एक बहुत लंबी ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी की। सो उसकी वजह से ये चूँकि जो हमारा हुक्मरान तबका है वो बहुत इमरान खान का इस वक़्त जो खौफ है एक्चुअली, उसने पूरे पाकिस्तान को एक ग्रिप में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया गया, इलेक्शन कमीशन ख़त्म किया गया, जुडिशरी ख़त्म की गई, इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म किया गया। और ये सारे जो एक आई वुड से जो सीक्वेंस हैं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम है जिसका अब हमें सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है मुल्क के कुछ मामलात हैं। सबसे पहले अगर मैं आज़ाद कश्मीर में सियासत और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ से बायकॉट की बात करूँ, कैसे देख रहे हैं आप कश्मीर का इलेक्शन आपको होता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि अभी भी क्या सराहियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं कि नहीं होगा, डिले हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा? मुझे तो इस इलेक्शन का कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। हुक्मरान जमातें हैं वो आपस में मिलके अपनी सीटें एक-एक फैसला कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में क्या इलेक्शन लड़ेंगी, या आईपीपी इनके ऊपर क्या इलेक्शन लड़ेगी? तो मतलब ये तो बिल्कुल ही, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, देखिए हमारे इलाका ही वो है कश्मीरी, हमारे गाँव के बाद, मेरे गाँव के बाद तो कश्मीर शुरू हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स को स्क्वीज़ करते हैं, फिर यही होता है जो वहाँ हो रहा है। अब कश्मीरियों के जो मुतालबात हैं, वो तो देखें क्या मुतालबा है, कोई मुतालबा है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए अब। ये क्या मुतालबा है, आप जी 12 सीटें नहीं तो 6 कर दें और 8 कर दें या इस तरह कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? हुँ। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद की डेथ के बाद कोई वहाँ पे लीडर बचा ही नहीं आप जो कश्मीरियों से उनकी ज़ुबान में बात कर सके। और आपने चूँकि वहाँ पे लोकल लीडरशिप जो है उसको मर्ज नहीं होने दिया, अब वहाँ पे जत्थे हैं, वहाँ पे लीडरशिप नहीं है। जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो यहाँ पे हुआ है, जो ट्राइबल एरियाज़ में हुआ है, वही कश्मीर में हो रहा है। सो जब तक आप लोकल लीडरशिप जो है उसको मर्ज होने की इजाज़त नहीं देते, आप पॉलिटिक्स को स्पेस नहीं देते, ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं फिर जो रियासत को भुगतने पड़ते हैं। हुँ। और व्हाट अबाउट जो इस वक्त ज़ाहिर है दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग, और बिलखुसूस अगर बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन की बात करें, कितना बड़ा रोल जो है इस वक्त सियासी जमातों को प्ले करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान और इस्लामाबाद का डिस्कनेक्ट, उसका एक तासुर मिलता है। डू यू सी देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट? देखिए ना, प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट तो यही है कि आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की लड़ाई तो फ़ौज अकेले लड़ रही है। पाकिस्तान की फेडरलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो साइड पे बैठी हुई हैं, उनका वर्कर साइड पे बैठा हुआ है। ये रियलाइज़ तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है ना कि ये कॉन्सिक्वेंस क्यों हुआ है। आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो बुनियादी तौर के ऊपर वफ़ाक की जमातें हैं, उनका कारकुन आज रियासत के साथ इस लड़ाई में, नैरेटिव की इस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं? वो इसलिए शामिल नहीं हैं कि आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक हर फेडरलिस्ट पॉलिटिशियन और हर फेडरलिस्ट पार्टी को किसी न किसी मौके के ऊपर जो है वो आपने सियासत से बाहर किया है। वो जब तक आपके साथ फेडरल पार्टीज़ नहीं खड़ी होंगी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ को फिर मौका मिल जाता है।
और यहाँ पे किसी को दो राय ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान वहाँ पे जो नैरेटिव है उसको दे रहा। अभी आप देखिए, आप जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई की इमरान खान की तस्वीरें लगा के बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को जो कि एक फेडरलिस्ट पार्टीज़ में और रियासत में है। हम्म। और जब तक रियासत ये रियलाइज़ नहीं करती कि उन्हें ये डिस्टेंस कम करना है और ये लड़ाई हमने इकट्ठे मिलके लड़नी है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आप तो नून कैजुअलिटीज़ लीग, नहीं रोक सकते। ज़ाहिर है नून लीग इस वक्त वफाक में है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी अहम है, तो आपको लगता है कि ये कोई किरदार अदा करने की कैपेसिटी रखते हैं? नीयत और अहलियत दोनों पे बता दीजिए, या इनको क्या देखिए करना चाहिए? देखिए तंजीला, इनके लीडर तो हुकूमत में शामिल हैं और ये लोग प्रोटोकॉल्स की हद तक और अपने ज़ाती फ़ायदों की हद तक तो हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन चूँकि इनका वर्कर जो है वो शामिल नहीं है हुकूमत में, इनका वर्कर एक तो इफ़ेक्ट बहुत हो गया है पॉलिटिक्स से और पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है। सिंध में पीएमएलएन बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है और इस वक़्त जो पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हुई उसकी वज़ह से उनका वर्कर भी नाराज़ है। तो ये पार्टियाँ हैं जिन्होंने वफ़ाक की बात करती हैं। ये वो पार्टियाँ हैं जो वफ़ाक की पॉलिसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कुछ 18वीं तरमीम ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया कि हम्म। उन्होंने फेडरल पॉलिटिक्स की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। आपने फैसला किया कि जी वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में ज़्यादा फ़ायदा है। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध पॉलिटिक्स शुरू कर दी, इन्होंने नून लीग ने पंजाब पॉलिटिक्स शुरू कर दी और पाकिस्तान की वफ़ाक की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया। वो जो फ़िल कर रहे थे, जो इमरान खान कर रहे थे फ़िल, पीटीआई फ़ील कर रही थी, उनको आपने जो धक्का लगा के जो है वो जेलों में डाल के खत्म कर दिया। सो इट्स अ सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू। ओके, आखिर में मुझे बताइएगा, जो पेट्रोल प्राइसेस पे डिसीजन हुकूमत ने किया है, आपके ख्याल में कितना मुनासिब फैसला है? रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन होगा, ज़ाहिर है एक अनसर्टेनिटी पहले से है। क्या ये एक वाइज मूव है? वो कह रहे हैं कि हालात के मुताबिक यही मुनासिब है, या इसके अलावा भी कोई हल हो सकता था? देखिए ना, आइडियल हाल तो ये है कि हुकूमत प्राइस मैकेनिज़्म से निकल ही जाए। वो सिर्फ टैक्स लगाएँ और पेट्रोलियम के प्राइसेज़ जो हैं वो कंपनियाँ खुद तय कर लें, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। मतलब अब डीरेगुलेट कर दें? हुकूमत जो है जी, इसको डीरेगुलेट कर दें ना। जी। जब आप नहीं कर पा रहे, तो आप इसको डीरेगुलेट कर दें। सिर्फ़ आप काम अपना जो है वो इस हद तक महदूद रखें कि आप टैक्स लगाएँगे और दूसरा ये कि आप मोनोपोलीज़ नहीं होने देंगे, यानी रेगुलेट करेंगे। बाकी काम आप कंपनीज़ को खुद करने दें, उससे वो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे तेल है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इनके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, और ओवरऑल जो इस रीजन में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी, बात करेंगे बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। ऑपरेशन शाबान जारी है और दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बाबर खान यूसुफ ज़ई साहब मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के दाखिला पर। यूसुफ ज़ई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जन साहब, ज़ाहिर है एक मुश्किल ऑपरेशन होता है जब हम बलूचिस्तान के जुग्राफिए की और उसकी टेरेन की और उसके हालात की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के, मतलब ये मैं एक लेमैन क्वेश्चन आपके सामने पोज करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है और आपने देखा मुख्तलिफ बहसो मुबाहिसे में इसका जिक्र भी होता है कि आखिर कितनी देर हमें लगेगी कि हम दहशतगर्दों का सफाया कर सकें। बलूचिस्तान में कितने सारे दहशतगर्द हैं, तो कैन यू ब्रीफ के ये कितना मल्टी लेयर्ड और कितना कॉम्प्लिकेटेड एक ऑपरेशन होता है, और ये बलूचिस्तान के यूनिक सर्कमस्टांसिस में कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की अफवाज के लिए? तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और बाबर साहब को भी मेरा बहुत सलाम एंड बेस्ट विशेस। बलूचिस्तान में बहुत काम करना है। एक चीज याद रखिएगा, इसके दो तीन अवामिल हैं जी, दो तीन एंगल्स हैं ऑपरेशंस। एक होता है एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो या लिमिटेड एरिया हो, या एक लिमिटेड सिचुएशन हो, उसके ऑपरेशन में, और एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन जो आपको एक एग्जिस्टेंशनल थ्रेट की फॉर्म में हो। स्ट्रेटेजिक जब मैं कहता हूं तो ये बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं कि इट इज नॉट ओनली इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड BLAs, देयर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो जी।
एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स है वो भी इसी के अराउंड घूम रही है। जो सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बलोचिस्तान का एक कल्चर बन गया कि अगर आप पावर में हैं, ऑफिसेज में हैं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो ही आप अपोजिशन में जाते हैं या आपको अपना जो बिजनेसेस है वो हार्म होते हैं, माजरत के साथ हार्म होते हैं, तो आपको फिर ये डिप्रीवेशन, सोशो इकोनॉमिक, तो ये बहुत सारे अवामिल हैं और इंटरनेशनल और भी प्लेयर्स हैं। देर आर कुछ ऐसी ममालिक भी हैं जिनका नाम भी हम यहाँ पे लेना शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो नहीं है बट सेंसिटिविटी जरूर है। अच्छा, एक तो वो एप्लीकेशन है, दूसरा ऑपरेशंस होते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है क्योंकि ये तो बार बार किसी न किसी फॉर्म में आती रहेगी अनटिल अनलेस हम एक सुपर डुपर कह लें या सुपीरियर पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक मनूवर के साथ ऑपरेशंस नहीं करें। व्हाट आई वांट टू से इज कि पॉलिटिकल क्लैरिटी और ओनरशिप के साथ जब तक, और ये ओनरशिप पॉलिटिकल क्लैरिटी की मैं बात जब करता हूं तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान। दे आर स्ट्राइविंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट देयर इज लॉट टू बी डन। एवरी पॉलिटिशियन, चाहे वो डीजी खान में बैठा है, लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, पिशावर में बैठा है, कोहाट में बैठा है या कोयटा खुजदार में बैठा है, सब ने कलेक्टिव सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर करनी है, वॉर की ओनरशिप लेनी है। नेशनल एक्शन प्लान की तरह की जो चीजें हुई थी, जो पाकिस्तान का एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसके बाद जो हमने कोई कोताहियां या कमियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे। क्योंकि जो मिलिट्री एप्लीकेशन है ये आपको मिलिट्री लीवरेज या मिलिट्री एडवांटेज तो दे देगी, ठीक, टोटल पीस आपको अचीव करके देगी पॉलिटिक्स। अच्छा यहाँ जरा रुकिएगा, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। बाबर साहब, जाहिर है एक कल हमने देखा कि जो ज़ियारत के शोधा थे उनके हवाले से आपका हुकूमत का जो मुज़ाकराती अमल है वो कामयाब रहा। कुछ उसकी डिटेल्स भी बताइएगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई हैं लवाहिकीन को, कैसे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। पॉलिटिकल ओनरशिप ज़ाहिर है बलूचिस्तान के सिलसिले में ऑपरेशन पे हमें मुकम्मल नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अपोनेंट्स हैं हुकूमत के और अपोजिशन में बैठे हुए लोग जो कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है, गैप है फैसला साजी में और बलूचिस्तान की जो असल लीडरशिप है उनके दरमियान। तो है कोई ऐसा गैप और उसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तंजीला, देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो है ना रूमर्स हैं और ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गैप नहीं है, ना पॉलिसी मेकर्स के दरमियान कोई गैप है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के में कोई गैप है, ऐसा कोई गैप नहीं है। और सीएम चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, वो देखें आपको वो हर टाइम एक्टिव नजर आते हैं। कोई भी चीज हो उस पर वो आपको खुद जो है ना फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, एरिया वाइज सूबा जो है ना वो बहुत ज्यादा रकबे पर मुहित है, तो हर जगह तक जो है ना शायद वो गवर्नमेंट की मशीनरी की एक्सेस जो है कुछ टाइम में होती है, डिले होती है, लेकिन वो जरूर पहुंचती जरूर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि जो है ना फैसला साजी में और जो है ना हुकूमत के दरमियान में कुछ गैप है, ऐसा गैप शायद कोई नहीं है। पॉलिटिकल ऑनरशिप बिल्कुल, ये हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हम सबको पॉलिटिकल ऑनरशिप लेनी होगी। हर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को जो है ऑनरशिप लेनी होगी। इसके साथ साथ जैसे जनरल साहब बता रहे थे, जनरल साहब का जो है बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है और वो बलूचिस्तान के डायनामिक्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये कौमी मसला है और ना सिर्फ बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन को, सिंध में बैठे हुए, केपी में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए पॉलिटिशियन को इसकी जो है ऑनरशिप लेनी होगी। और सबसे बढ़कर मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें, ये जो मसला है, ये मसला पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए है, ये सिर्फ बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। दुश्मन को पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक लाइन है वो बलूचिस्तान से होती हुई जाती है। दुश्मन को पता है सबसे बड़ा सूबा है, दो मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, तो दुश्मन हमारी जो है इकोनॉमिक लाइन को काटने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये तमाम ऑनरशिप हम सबको लेनी होगी, सोसाइटी के हर फर्द को लेनी होगी, कम्युनिटी के हर फर्द को लेनी होगी। और इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि हम भी उन दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला करें, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को इन दहशतगर्दों के खिलाफ कम से कम आवाज बुलंद करनी होगी, इन्हें दहशतगर्द कहना होगा और इस मसले को समझने की कोशिश होगी कि कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान का अमन खराब कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पेड प्रॉक्सीज है, सबको पता है, कोई कंफ्यूजन इस मामले में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए कि नाराज बलोच हैं, कोई नाराज बलोच नहीं है। देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जिनका वन पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह नजर हो या बशीर जेब हो, उसने किसी के साथ नेगोशिएशन करनी नहीं है, टेबल टॉक करनी नहीं है। तो ये कोई नाराज बलोच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। मैं आखिर में आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, एक तो पहले बाबर साहब आप इस पर कमेंट कीजिए कि जाहिर है हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग जो है
वो बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें जितनी हमें लग रहा था कि नतीजा खेज हो गई हैं, जितना कंक्लूसिव फेज़ में चला गया था, सारा मामला रिवर्स हो गया। आपके ख्याल में इस वक्त इस जंग के बढ़ने की सूरत हाल ज़्यादा बन रही है या ये दबाव का एक तरीका है और जल्द ही फरीक दोबारा से मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे? जी देखिए, पाकिस्तान ने तो इसमें अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है तीसरी मुमकिन आलमी जंग को जो है उसको रोका और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये जंग जो है ये मज़ीद बढ़ेगी और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से व्हाइट हाउस इस टाइम एग्रेशन में है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब एग्रेशन का जो है अपनी एग्रेशन निकालेंगे और जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो है देखें कुछ जो है गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया गया है और जो है ईरान भी जो है ना वो रुक नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग अब बढ़ेगी। लेकिन हम देखें, ईरान को भी बता चुके हैं, हम यूएस को भी बता चुके हैं कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग दोबारा टेबल पर बैठें, आप लोग टेबल टॉक करें, आप लोग नेगोशिएशन करें और इस जंग को रोका जाए, सीज़ फायर की जाए। लेकिन इसके साथ-साथ ईरान को भी हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि सऊदी अरब की जो दिफा की जो लाइन है वो हमारी दिफा की लाइन है। उनकी हम जो है सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी दिफा के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ईरान इस हवाले से थोड़ा सोच समझ कर काम ले। बाकी हमने जो अपना किरदार अदा किया था, हमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब ये 2 स्टेक होल्डर्स हैं, अब इन दोनों की मर्ज़ी है कि वो जंग करते हैं या सुलह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो अभी भी सालसी की कोशिश कर रहा है। जन साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर अब हमले नहीं रहे हैं ईरान की तरफ से, तो जाहिर है सिर्फ जो फौजी अड्डे हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको भी नज़र आता है कि जंग जो है वो सिर्फ किसी दबाव या किसी डिप्लोमेसी में थोड़ा सा वेट हासिल करने के लिए छेड़ी गई है या फुल फ्लैज जंग की तरफ ही हालात जा रहे हैं? जंग इज फॉर जंग, मतलब वॉर इज मेंट फॉर वॉर। दोनों बड़ी डीप थॉट के बाद एप्लीकेशन करते हैं मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का। इट इज नॉट दैट कि वो बस एक प्रेशर बिल्ड किया। यस, प्रेशर बिल्कुल बिल्ड किए जा रहे हैं, बट मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अभी तक डायलॉग इज इंटैक्ट। डायलॉग कभी भी खत्म नहीं होता। जो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उस पे वो डायलॉग को हमेशा रखते हैं। 2021 में जब तालिबान के साथ उनका मुआहिदा हुआ तो उससे 4 साल पहले वो किसी को दुनिया को पता ही नहीं था। 4-5 साल वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते रहे। उनके इवन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, दे हैव देयर डायरेक्ट कांटेक्ट। और कोई भी जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन होती है उसमें डायलॉग को कभी बंद नहीं किया जाता। यस, इस वक्त एक कंटेस्टेशन चल रही है और बड़ी स्ट्रक्चर्ड प्रेशर डाल रहा है अमेरिका। वो अभी देखे ना, उसने पहले मिलिट्री टारगेट्स लिए, वो रोजाना अनाउंस करते थे। अब उन्होंने जो दूसरे टारगेट्स हैं जिनमें ब्रिजेस हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, एनर्जी की तरफ भी वो जा सकते हैं और उनको टारगेट किया है। कुवैत के अंदर जो रिस्पांस गया ईरान का, इन्होंने वाटर की जो उनकी फैसिलिटीज है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है जीसीसी कंट्रीज के अंदर। ये भी न्यूक्लियर से कम नहीं है। ये जो वाटर के उनके जो प्लांट्स हैं उनको अगर वो हिट करते हैं, क्योंकि यहाँ जीसीसी कंट्रीज का स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा ये थ्रेट है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन। स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान भी पूरी कोशिश अब भी कर रहा है कि ये बहाल हो जाए, उसी जगह पे चले जाए, क्योंकि इट हैज अ कॉस्ट। और अगर ये स्प्रेड होती है, और जैसे अभी बाबर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया की तरफ वो जाते हैं, देन इट हैज सेंसिटिविटीज फॉर पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन हो जाए जहां पे कैच 22 जैसी सिचुएशन हो जाए पाकिस्तान के साथ। बहरहाल ईरान इज प्रिपेयर्ड टू पे द कॉस्ट और अमेरिकन्स आर प्रिपेयर्ड टू पे द कॉस्ट। इट इज अ डेंजरस फिनोमेना। वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आउटकम्स ऑफ वॉर किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। आगे जाके देखते हैं कि हम कितने जल्दी ये इस लीवरेज से फारिग होके पीस की तरफ जाते हैं, और पीस इज लाइंग इन डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया जनरल बाबर खान यूसुफजई, आप दोनों का गुफ्तगू सुनिए अपने मेहमानों की। जी, प्रेम में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम की कीमतों के तयन का नया तरीका कितना सूदमंद है और इसका फ़ायदा किसको होगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और एक बहुत ही अहम इशू जिस पे ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत डिबेट हो रही है, वो वफाकी हुकूमत का रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों के तयन का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले पे कैसे बहस की जा रही है, ये अवाम के मफाद में है, इस पे पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो क्या सोचती हैं, पेट्रोल पंप्स जो हैं वो इस पे क्या अपनी राय रखते हैं,
क्योंकि जो इस वक्त खित्ते में जंग की सूरत हाल है, हुकूमत कहती है जी कि उस सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि हम कोई फोर्स ही कर सकें या एक स्टेबल जो प्राइसिंग है उसके साथ हम चल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं जी नदीम अजीज़ साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स एसोसिएशन के। नदीम अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब बताइएगा कि आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो ये बोझ आवाम से हटाना चाह रही है, ये एक मुनासिब पॉलिसी है, या क्या मकसद है हुकूमत का रोज़ाना की बुनियाद पे तयन करना कीमतों का? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस पे हमें ऑन बोर्ड लिया। इसमें देखें, पहली बात ये है कि एक हमारा जो सिस्टम जो एक मैकेनिज्म के तहत चल रहा था, मंथली बेसिस पे चल रहा था, और उसके बाद ये फोर्टनाइटली पे आ गए, उसके बाद ये वॉर इशू को बना के इन्होंने उसको वीकली बेसिस पे कर दिया। तो हम तो वीकली बेसिस पे भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है रिगार्डिंग जो शिपमेंट्स हैं, सप्लाईज ओएमसी से नहीं आती। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इतनी ज़्यादा वेरिएशन है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से वो भी ऑर्डर टाइम पे प्लेस नहीं कर पाती। तो इसी तरह लिंगर ऑन करते करते अपस्ट्रीम से हम चूंकि डाउन स्ट्रीम वाले हैं, तो हमारे एंड तक आते आते बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और अबतरी की तरफ चले जाती हैं। और अवामुन नास जो आम तौर पे ये समझते हैं कि जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं ये शॉर्टेज पैदा करते हैं, हालांकि ये कतई ऐसी कोई चीज़ नहीं। और अब गवर्नमेंट ने बगैर किसी होमवर्क के, बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए हुए, ये मिनिस्टर साहब ने ये रातों रात इनको कोई ख्वाब आया है तो इन्होंने वीकली बेसिस की बजाय अब डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करने का ये ऐलान किया है। ये बिल्कुल कतई बेबुनियाद है और इसका कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं चले शेयर किया गया कि ये एक किस लम्हे तरह के लिए करेंगे। एक लम्हे के लिए हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, कुछ सोच के बनाई है। आपको कुछ समझ आता है कि रोजाना की बुनियाद पे कीमतों के तयन से आप लोगों को क्या फायदा या नुकसान होगा, आवाम को क्या फायदा या नुकसान होगा, और हुकूमत का इसमें क्या फायदा और नुकसान है? देखें जी, गवर्नमेंट तो एक टैक्स कलेक्टर के तौर पे उनकी एजेंसीज एफबीआर टैक्स कलेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट का यही काम था कि इसको डीरेगुलेट करती, लेकिन उसी तरह करती जिस तरह अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने डीरेगुलेट किया मतलब हुआ ओगरा है। को बीच में से पूरी निकाल दुनिया लेती। में इसका, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया जिस तरह फॉलो करती है तो ये उन्हीं को फॉलो कर दे। उसमें देखें, जो डीलर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसमें जो स्टॉक्स होता है, इन्वेंट्री, वो डेली बेसिस पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्हीं का होता है, और डीलर की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ उन लीटर्स के ऊपर होती है जिसपे उसका एक फिक्स मार्जिन होता है। अब ये इन्होंने सारा वर्किंग कैपिटल भी डीलर्स का। अब मुझे ये बताएं कि डेली बेसिस पे सबसे बड़ी बात ये कि अब हमारी मिनहसुल कौम, हम इतने अवेयर नहीं है इन चीज़ों पे। ये डेली बेसिस पे लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हुआ करेंगे पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और गवर्नमेंट किसी तौर पे भी किसी को कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती। मुझे ये बताएं, एक जो लेमैन आएगा वो कहेगा जी 10 बजे रेट आपका फॉर एग्जांपल 325 था, अभी आपने 12 बजे के बाद इसको कर दिया 350, तो मैं तो नहीं इसको मानता, नोटिफिकेशन दिखाएं। ये इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको इन्होंने पहले, इनको चाहिए था स्टेक होल्डर्स को बुलाते, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते, उनसे राय ली जाती, फिर इसको प्रैक्टिकली जो काबिल अमल होता वो होता। अब ये इन्होंने अपने नदीम सर से साहब, बोझ ये हाँ, उतारा कि जी, नदीम साहब, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, और आम तासुर ये है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं। जो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मैं इसको टोटली रिफ्यूज करता हूँ इस चीज को। ये मिस परसेप्शन क्रिएट की गई है। आप मुझे ये बताएं कि बड़ी कैलकुलेटेड चीजें होती हैं। अब तो जो ओगरा ने तमाम पेट्रोल पंप्स को जो डिवाइसेस दी हैं, उन पे डेली बेसिस पे हम रेगुलरली उनको सेल्स और अपने स्टॉक शेयर करते हैं। अब तो कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, वी आर ओपन बुक। उसमें अब हमें ये मोरद इल्जाम ठहराना कि हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, किस तरह प्रॉफिट टेकिंग करते हैं कि एक हमारा फिक्स मार्जिन है, उस पे गवर्नमेंट जो बल्क में आती हैं बाहर से चीजें, वो तो गवर्नमेंट एट सोर्स उनसे इन एडवांस टैक्स कलेक्शन कर लेती है। हम वो लोग हैं कि जो 100% अपने टैक्स एडवांस में पे करते हैं और बाद में लीटर लीटर करके कलेक्शन करते हैं। तो हमारी कहाँ से ये तो आगे अब की अब होल्डिंग अब कर रहे हैं और ये प्रॉफिट टेकिंग इस नए फैसले को आप लोगों ने मुस्तरद कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ ये खतरा भी है बिल्कुल जी, कि शायद कोई जखीरा अंदोजी होगी, कोई ब्लैक मार्केट एक्टिव हो जाएगी, इस तरह के खतरात भी हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन बिहाफ ऑफ पूरी एसोसिएशन, उनका मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने के नाते मैं ये आपको बता रहा हूँ
कि हमें इससे किसी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है और गवर्नमेंट इसको रिव्यू करे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए और उसको काबिल अमल जब तक नहीं होगा तो ये सरासर ये ज्यादती होगी स्टेक होल्डर्स के साथ और हम किसी तौर पे भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये काबिल अमल ही नहीं। देखे ना, अभी तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हम एंड कस्टमर हैं जो डाउन स्ट्रीम के हैं, जो आम लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारे साथ होगा। मुझे मुझे तो हमें मुझे तो हाँ, आम मुझे एक टेक्निकल चीज बता दे। एक अजम्पशन ये भी है ना कि ज़ाहिर है रोज कभी कम भी तो होंगी कीमतें। अगर फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए फिक्स कर दी और वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई तो इस रोजाना की बुनियाद पे तो एक फायदे वाली बात भी कुछ लोगों को नजर आ रही है टेक्निकली, या नहीं? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि प्राइसेस बहुत नीचे आनी चाहिए। जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए। तो गवर्नमेंट जो अपने तौर पे जो पीडीएल ले रही है आईएमएफ के कहने पे या और टैक्सेशन है, आप उनको कम नहीं करते और आ जाके आप नजला गिरता है एंड स्ट्रीम पे जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं। ये कतई बेबुनियाद बातें हैं। हम तो चाहते हैं कि प्राइसेस नीचे आए ताकि लोगों का भी भला और हमारा वर्किंग कैपिटल भी नीचे आ जाए। अब ये देखिए, हमारा वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है और हमारी बाइंग पावर जवाब दे गई है। हम इतने मार्जिन पे और इतने बड़े हुए रेट पे हमारा गुजारा मुश्किल है। हम काम को नहीं रख सकते, इसी तरह चला नहीं सकते। ठीक। और अगर गवर्नमेंट ने इसको वापस नहीं लिया तो फिर मजबूरन हम अपने तमाम इंडस्ट्री को शट डाउन करने पे मजबूर होंगे। इसमें हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, हम इनसे अपना राइट मांग रहे हैं कि इसको काबिल अमल किस तरह बनाया जाए। आप हमसे पूछें तो सही। ठीक है, आप मुशावरत हमें तो on करें। board जी बहुत शुक्रिया नदीम अजीज साहब। आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस किस्म की मुशावरत नहीं की और मुशावरत करके इसको काबिल अमल बनाया जा सकता है, या कैसे बनेगा काबिल अमल उस पर बात जरूर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।